हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक यादव। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, जो कि आज प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन होगा बी सही, द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए भरपेट अव्ययी भाव, ऑप्शन बी राष्ट्रभक्त तत्पुरुष, ऑप्शन सी देश निकाला बहुब्रीहि, ऑप्शन डी हुक्का पानी द्वंद्व। तो ऑप्शन होगा सी, देश निकाला बहुब्रीहि समास है, ये अशुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सुरा, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी मद। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, अमी जो है मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मदिरा का पर्यायवाची सुरा, मधु, मद ये सभी मदिरा का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द में निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कस्तूरी, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी कटी। तो ऑप्शन होगा बी सही, कलिका। अगला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए दुष्प्राप्य, ऑप्शन बी अलब्ध, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो ऑप्शन होगा डी सही, दुर्लभ। सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम है। ए शाश्वत, बी नश्वर, सी निरंतर, डी नैसर्गिक। तो ऑप्शन होगा बी नश्वर, चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए कराहट, कड़ाह, ऑप्शन बी अष्ट आठ, ऑप्शन सी कुची कोक, ऑप्शन डी कपित कैथा। इसमें ऑप्शन होगा सी, कुछ कोख। यही युग्म सही है, जबकि कड़ाह के कटाह तत्सम होगा और कैथ जो है कैथ का कैथ तद्भव शब्द है और तत्सम कपित है, और आठ का जो तत्सम होगा वो अष्ट होगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए सूर, बी निडर, सी गति, डी कमल। तो ऑप्शन होगा बी निडर। निडर जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा निर्दर। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है?
ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शन में श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही, श्रद्धा प्लस आनंद। अगला प्रश्न है निराकार का संधि विच्छेद है। निराकार का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा ए सही, नी प्लस आकार। ऑप्शन ए सही होगा, नी प्लस आकार। निराकार का संधि विच्छेद नी प्लस आकार होगा। अगला प्रश्न है जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसमें ऑप्शन होगा सी अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अनाहुत। और इसमें अतिथि जो शब्द है जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात न हो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द एक अतिथि प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट है ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए चिर प्रसन्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी कृतार्थ। तो इसमें ऑप्शन होगा डी कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसमें ऑप्शन होगा ए सही, अधजल गगरी पलटत जाए। अधजल गगरी पलटत जाए ये गलत है, मतलब ये नहीं होता है। इसका होता है अधजल गगरी पलटत जाए के स्थान पे होगा अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पलटत की बजाय स्थान पर छलकत शब्द का होगा प्रयोग, और बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। ऑप्शन ए संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना को समान महत्व देना, धार्मिक व्यक्ति होना, अवसरवादी होना। तो इसमें ऑप्शन होगा डी अवसरवादी होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास के लिए सबसे अच्छा अर्थ प्रयोग होगा अवसरवादी होना। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन सी शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन डी शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन होगा सी शरीर में ताकत होनी चाहिए। शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन होगा ए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय हैं, ऑप्शन सी आपका भविष्य उज्जवल हो,
ऑप्शन डी, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी, माता पिता पूजनीय है। जबकि पूजनीय के स्थान पे ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय जो ऐसे लिखा गया है इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता? ऑप्शन ए भाषाएं, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी बोलियां, ऑप्शन डी नदियां। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, देश, क्योंकि जो देश शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि और यह स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। जबकि आपकी भाषाएं, नदियां, बोलियां, ये तीनों जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। अगला प्रश्न है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए डिब्बे, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी डिब्बा, ऑप्शन डी डिबिया। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, डिब्बे। डिब्बा किस शब्द का एक वचन? डिब्बे होगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे शब्द का एक वचन है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 5 या 5। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, 5 या 5 होगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 5 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी कोमलांगिनी, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन डी अक्षौहिणी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी अक्षौहिणी। सॉरी फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, सही होगा। ए, डी गलत है, इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं सर। थियो आइए आगे चलते देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए पृष्ठ, बी पर्याप्त, सी प्रदर्शनी, डी ब्रजभाषा। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सही, डी ब्रजभाषा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ब्रजभाषा की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन ए साहस, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी बालक। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, अंबर। अगला प्रश्न चलते देखते हैं, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है
तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो हमारा प्रश्न है, ईर्ष्या का काम है। ऑप्शन ए रुलाना, ऑप्शन बी हंसाना, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी नचाना। तो इसमें ऑप्शन होगा सी जलाना। ईर्ष्या का काम है जलाना। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी मूल्य। तो इसमें ऑप्शन होगा ए लक्ष्य। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की ऑप्शन ए प्रशंसा की गई है, ऑप्शन बी खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन सी स्तुति की गई है, ऑप्शन डी उपासना की गई है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही, ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी बोधि। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बी सही होगा, बुद्ध के नाम से जाने लगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। आइए अगला प्रश्न चलते देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए सही। कौन सा ऑप्शन होगा, ए सही, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन का निर्माण था उस शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था और उसके बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था और वहाँ से दिल्ली के लाल किले से ही वहाँ से जो नादिर शाह था उसको मतलब उसको लूट कर अपने देश ईरान लेके गया था मयूर सिंहासन को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसमें ऑप्शन होगा ए बाबा रामचंद्र, क्योंकि अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे और ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा मार्ले मिंटो सुधार, चौथा इल्बर्ट बिल। इसमें सभी घटनाओं का क्रमानुसार इसको रखना है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा,
क्योंकि जो इल्बर्ट बिल था वो 1883 में आया था। कब आया था? 1883 में। और मार्ले मिंटू सुधार जो था वो 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। और जो रॉलेट एक्ट था वो था 1919 में। और गांधी इरविन समझौता जो था वो आपका था 1931 में। कब था? 1931 में। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी शिमोगा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही, शिमला। कहाँ होगा? शिमला। क्योंकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में है, जबकि बीरबल साहनीपुरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण में से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन बी बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झरिया झारखंड, ऑप्शन डी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी सही होगा, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। और बाकी जो आपका जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर ये सभी हैं यहाँ पे स्टील उत्पादन का केंद्र है। ये तीनों जगह जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, इन तीनों जगह स्टील उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी हीरे। इसमें ऑप्शन होगा सी तेल के लिए। जापान का होन्शु नामक जो द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर। तो इसमें ऑप्शन होगा सी हिंद महासागर। क्योंकि जो महासागरी गर्त महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे के भाग हैं, इनकी तली औसत महासागरीय नीतल से काफ़ी नीचे मिलती है। और सुनिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक गर्त है जिसकी गहराई 8,152 मीटर है। यह हिंद महासागर की सबसे बाहरी गर्त है जो हिंद महासागर में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो इसमें ऑप्शन है ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी सदन। इसमें ऑप्शन होगा आपका सी पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी विधि सचिव,
ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें ऑप्शन होगा सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। ऑप्शन ए 2014 से 2021, ऑप्शन बी 2014-2024, ऑप्शन सी 2015 से 2022, ऑप्शन डी 2015 से 2025। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी 2015 से 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 तक है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1982। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी सही, 1982। क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को यह राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन बी घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, ऑप्शन सी घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऑप्शन डी घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन होगा ए घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी त्वरण। इसमें ऑप्शन होगा ए कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन ए अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम साइनामाइड, ऑप्शन सी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन डी यूरिया। तो इसमें ऑप्शन होगा सी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी DT, ऑप्शन डी TT। तो इसमें ऑप्शन होगा ए BCG। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। ऑप्शन ए डहेलिया, ऑप्शन बी साल्विया, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन डी बाल्सम। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी यूट्रिकुलेरिया। वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो वह पौधा है यूट्रिकुलेरिया, जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी मुद्रक, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 में मेला है, सूची 2 में जिला है। तो गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? बहराइच, सहारनपुर, आजमगढ़, आगरा। तो गोविंद साहब का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो गोविंद साहब का जो मेला लगता है ये आजमगढ़ ज़िला में लगता है। कहाँ लगता है? आजमगढ़ ज़िला में। कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। और सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है? तो ये बहराइच में लगता है। सैयद सलार का मेला बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी का मेला ये सहारनपुर में लगता है। तो हमारा आंसर होगा आप इसका बी। आंसर कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य है 301 मिलियन टन, 294 मिलियन टन, 310 मिलियन टन, 284 मिलियन टन। तो इसमें ऑप्शन होगा ए 301 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार एक तरफ कंपनी आपका है और देश है। तो इसमें वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? तो वॉलमार्ट ये है अमेरिका कंपनी। कहाँ कंपनी है? अमेरिका की। स्टेट ग्रिड कहाँ की कंपनी है? ये चीन की है। कहाँ की है? चीन की। राजेश एक्सपोर्ट्स कहाँ की है? ये भारत की है। और वॉक्सवैगन कहाँ की है? ये जर्मनी की है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही ए होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम है। ऑप्शन ए मेड इन 3D सीड द फ्यूचर। ऑप्शन बी द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी मेड इन सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ऑप्शन डी मेड इन वुडी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। तो इसमें ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी मेड इन वुडी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। देश अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2022। तो इसमें जो है भारत का जो अनुमान जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 2022 में लगाया गया है वो है आपका 7.5 7.5%। और दक्षिण एशिया का जो अनुमान लगाया गया है वो है आपका 7%। कितना प्रतिशत? 7%। और जो चीन का वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 5.5%। और पूर्व एशिया का लगाया गया है 5.1%। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चांदी का उत्खनन। ऑप्शन बी अंडा और चिकन का उत्पादन। ऑप्शन सी कपास का उत्पादन। ऑप्शन डी स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी सही होगा। अंडा और चिकन का उत्पादन। रजत क्रांति जो संबंधित है वो अंडा और चिकन उत्पादन से है। अगला प्रश्न है। NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 13%। तो इसमें ऑप्शन होगा ए 1%।
NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ए. ट्रांसपोर्टेड मृदा, बी. ड्रिफ्ट मृदा, सी. अलूवियल मृदा, डी. उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी 90%। तो ऑप्शन होगा डी 90%। भारत में 90% ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए पानी के अनुपातीय परिवर्तन के कारण, बी पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी सही होगा। क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 32 रुपये प्रतिदिन के आय पर, ऑप्शन बी 37 रुपये प्रतिदिन के आय पर, सी 38 रुपये प्रतिदिन के आय पर, ऑप्शन डी 48 रुपये प्रतिदिन के आय पर। तो इसमें ऑप्शन होगा ए 32 रुपये प्रतिदिन के आय पर। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ऑप्शन ए दैनिक करनी चाहिए, कि त्रैमासिक करनी चाहिए, कि साप्ताहिक करनी चाहिए, कि पाक्षिक करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन होगा ए दैनिक करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर पालिका। तो इसमें ऑप्शन होगा ए पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 50। तो इसमें ऑप्शन होगा बी 300। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना,
ऑप्शन बी केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना। ऑप्शन सी केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा हम लोगों का डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, उपरोक्त से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एच, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ई, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 एफ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी अनुच्छेद 243 जी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन ए स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, नंबर 2 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा है पद सोपानिक संरचना की। नीचे दी कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो इसमें आपका पहला होगा स्थानीय स्तर पर स्वशासन और होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी सही होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें ऑप्शन होगा ए बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन होगा सी कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगला प्रश्न है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन ए 1962 से 65, ऑप्शन बी 66 से 69, ऑप्शन सी 1969 से 1972, ऑप्शन डी 1972 से 75। तो इसमें ऑप्शन होगा बी 1966 से 1969 तक। अगला प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ऑप्शन ए बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा बी घट रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। नाफेड संबंधित है। ऑप्शन ए पशुपालन से, ऑप्शन बी ईंधन संरक्षण से, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकों के विपणन से, ऑप्शन डी कृषि यंत्रों से। तो इसमें ऑप्शन होगा सी कृषि उत्पादकों के विपणन से। नाफेड संबंधित है कृषि उत्पादकों के विपणन से। अगला प्रश्न है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम गांधी। तो इसमें ऑप्शन होगा सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन होगा सी गुजरात। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है।
सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन बी 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन सी 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी सही, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ऑप्शन बी पक्की सड़क बनाना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा सी सही, ए और बी दोनों सही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है कि गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए NR सरकार ने, ऑप्शन बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो ऑप्शन होगा इसमें डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। अगला प्रश्न है, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग को लाभ होगा? इसमें उपर्युक्त सभी के लिए होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब परिवार भी होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार के लोग होंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लोग भी होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ऑप्शन सी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। तो इसमें ऑप्शन होगा ए गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है। तो आज के इतना ही साथियों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद साथियों।